Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is flexible budget and we will discuss further aspects in flexible budget. हमने इससे पहले फ्लेक्सिबल बजट जो है वो एक कॉस्ट ड्राइवर के साथ बनाना सीखा था, जिसमें हम सिर्फ एक एक्टिविटी जो है वो हम कहते हैं कि वो ड्राइविंग एक्टिविटी होगी फॉर द कॉस्ट्स एंड रेवेन्यूज। लेकिन आज हम लोग जो है वो फ्लेक्सिबल बजट नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे नहीं होता। हर एक कॉस्ट जो है वो डिफरेंट ड्राइवर्स पे बेस कर रही होती है और उसके लिए हर एक के लिए डिफरेंट जो है वो उसकी बेसिस होती है, जिसकी बेस के ऊपर वो कॉस्ट जो है वो बन रही होती है। तो आज हम लोग जो है वो ये देखेंगे कि एक से ज़्यादा जब कॉस्ट ड्राइवर्स हों तो उसको हम किस तरीके से फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट होती है वो किस तरीके से बनती है। और दूसरा एस्पेक्ट जो हम आज इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे वो कॉमन एरर्स हैं जब हम लोग अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाते हैं। तो एक जो एनालिस्ट होता है या जो भी अकाउंटेंट है वो कौन से कॉमन एरर्स जो है वो कर सकता है और उसको वो कैसे अवॉइड कर सकता है। सबसे पहले जब हम लोग मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स के ऊपर फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो उसके लिए हम एक से ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर जो है वो नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर होते हैं, क्योंकि हर कॉस्ट जो होती है वो डिफरेंट ड्राइवर पे बेस कर रही हो सकती है। वो तो हम लोग अपनी आसानी के लिए हम ये कहते हैं कि तमाम कॉस्ट जो हैं वो एक ही ड्राइवर पे बेस कर रही हैं, एक ही बेसिस हैं। लेकिन उनकी एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत कम हो जाती है जब हम लोग एक ही कॉस्ट ड्राइवर यूज करते हैं। तो इसलिए जब हम लोग कॉस्ट को मोर एक्यूरेट बनाना चाहें तो हमें एक से ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर्स की यूज जरूरत होती है और हम हर कॉस्ट को उसकी बेसिस के ऊपर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हुए उसकी जो है वो कॉस्ट ड्राइवर का फैसला करते हैं और उसके लिए उसको उसी तरीके से यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक पिज्जा शॉप की, तो उसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉस्ट डिफरेंट हैं और डिफरेंट कॉस्ट के लिए डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक कॉस्ट है पिज्जा की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो वो तो पिज्जा की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी वो बेस करेगी उसके नंबर ऑफ पिज्जाज के ऊपर। जैसे जितने पिज्जाज बनेंगे उतना ज्यादा मटेरियल कॉस्ट यूज होगी, उतनी ज्यादा लेबर कॉस्ट यूज होगी, उतनी ज्यादा ही आपके पास जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे उसी लिहाज से आपके पास जो आपका इक्विपमेंट यूज होगा। लेकिन जब हम लोग उसको डिलीवरीज की बात करते हैं कि जब हम लोग पिज्जा को डिलीवर करते हैं तो जो डिलीवरी कॉस्ट होती है या डिलीवरी रिलेटेड कॉस्ट हो सकती हैं, वो हो सकता है वो नंबर ऑफ पिज्जाज के ऊपर बेस ना कर रही हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डाइन इन कर सकते हैं और उनके ऊपर डिलीवरी कॉस्ट तो नहीं आ सकती है। लेकिन डिलीवरी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर आएगी जब हम लोग पिज्जा को डिलीवर करेंगे। तो इसलिए जो डिलीवरी कॉस्ट होगी वो डेफिनेटली डिपेंड करेगी नंबर ऑफ डिलीवरीज के ऊपर। तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा कॉस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग मुख्तलिफ एग्जाम्पल लें जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसी में हम लोगों ने ये देखा कि बाज डिपार्टमेंट्स के अंदर जो कॉस्ट होती है वो लेबर आवर्स पे बेस कर सकती है, लेकिन बाज डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट जो है वो हो सकता है मशीन आवर्स पे बेस कर रही हो। तो इसलिए कुछ कॉस्ट तो लेबर आवर की बेसिस पे कैलकुलेट हो सकती हैं और कुछ कॉस्ट जो है वो मशीन आवर्स की बेसिस पे कैलकुलेट हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करते हैं तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हम लोग जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं वो तो कह सकते हैं लेबर आवर्स पे बेस कर रही हैं, लेकिन जो बाकी कॉस्ट होती हैं जो नॉन
नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हैं, वो प्रोडक्शन के अलावा किसी और फैक्टर के ऊपर बेस कर सकती हैं। जैसे डिलीवरीज की बात की मैंने, तो वो नंबर ऑफ डिलीवरीज पे बात हो सकती है। जैसे हम ऑर्डर्स की बात कर लें तो वो नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे बेस कर सकती है। इसी तरीके से अगर हम लोग कस्टमर्स के हवाले से कोई कॉस्ट की बात करते हैं तो वो नंबर ऑफ कस्टमर्स पे बेस कर सकती है। सो इन अ रियल ऑर्गेनाइजेशन, इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इन आवर बिजनेस सिनेरियोज, cost can be calculated by on the basis of different drivers. तो वो जो डिफरेंट ड्राइवर्स के बेसिस के ऊपर कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ हम लोग इस आज के जो है वो डिस्कशन में बात करेंगे। जो उसके लिए हम लोग जब हर एक कॉस्ट को जब अलहदा से कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर हम बेस कर रहे होते हैं तो हम हर एक कॉस्ट के लिए एक अलहदा से उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो हम उस कॉस्ट फार्मूला को उसी के मुताबिक यूज करके और मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स के मुताबिक उन फार्मूलाज को बनाते हैं और मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स की बेसिस के ऊपर उन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे हम लोग करेंगे, उसके लिए हमारे पास वही वाली जो हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल ली थी कि जिसमें हम लोगों ने ये कहा कि लैरी जो है उसने एक एडिशनल कॉस्ट ड्राइवर जो है वो है आर्स फॉर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एंडिंग एंड ट्रिमिंग। जो एजिंग और ट्रिमिंग के लिए उसने जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको वो नंबर ऑफ आवर्स में इस्तेमाल करता है, तो उसने एक और कॉस्ट ड्राइवर यूज कर लिया है, दैट इज नंबर ऑफ आवर्स। जैसे हमने पहले कहा कि हमारी पिछली एग्जांपल में ये था कि जो नंबर ऑफ लॉन्स हैं वो उसका कॉस्ट ड्राइवर था, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि एक और कॉस्ट ड्राइवर जो है वो ऐड हो गया है, दैट इज डायरेक्ट आर्स का। जो कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट होंगी वो आरएसपी बेसिस के ऊपर उसको एलोकेट होंगी। तो इस एग्जांपल में हम ये कहते हैं कि एक और कॉस्ट ड्राइवर जो है दैट इज आर्स हैज बीन एडेड टू कैलकुलेट द एडिशनल कॉस्ट। ठीक है जी। और उसके लिए जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है कि हमने ये कहा कि हमारे पास दो अब कॉस्ट ड्राइवर हो गए हैं, एक को हमने क्यू से जाहिर कर दिया है और दूसरे को हमने एच से जाहिर कर दिया है। तो नंबर ऑफ लॉन्स अगर हम ये कहते हैं कि दे आर क्यू, वो जो हमने कहा कि 550 लॉन्स उसने मूव किए हैं, इस लिहाज से उसका ये एक कॉस्ट ड्राइवर बन गया। दूसरा कॉस्ट ड्राइवर उन्होंने ये कहा कि वो नंबर ऑफ आवर्स हैं, तो नंबर ऑफ आवर्स मीन जितने आवर्स वो काम करेंगे उसी लिहाज से उनकी कॉस्ट बनेगी। तो उन्होंने कहा जी 100 आवर्स उन्होंने काम किया है या काम करना है, जो एक्चुअली उन्होंने परफॉर्म किया है। तो जब हम लोग इन्हीं की बेसिस के ऊपर रेवेन्यूज कैलकुलेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि 75Q प्लस 25H मीन, उन्होंने कहा जी कि हम 75 पर लॉन लेते हैं और प्लस एडिशनल जो भी होगा वो 25 पर आर भी उनको चार्ज किया जाता है। तो मीन अब ये सिचुएशन बन गई हमारी एग्जांपल में कि हम लोग अपने कस्टमर से दो तरीकों से चार्ज करते हैं प्राइस को। नंबर ऑफ वन इज पर लॉन भी हम लेते हैं प्लस हम पर आर भी उनसे चार्ज करते हैं। तो हमने इन दोनों को क्यू की जगह पे हमने नंबर ऑफ लॉन्स की फिगर 550 रख ली और एच की जगह के ऊपर हम लोगों ने नंबर ऑफ आवर्स दैट इज 100 वो हमने रख ली। जब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हमारा रेवेन्यू आ गया। इसी तरीके से हमने ये कहा वेजेस एंड सैलरीज हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास बन गया कि 5000 इज द फिक्स्ड सैलरीज प्लस हम लोग 29 क्यू मीन पर लॉन जो है वो हम एक मजदूर को 29 डॉलर्स पे करते हैं और प्लस जितने आवर्स वो काम करता है उस लिहाज से उसको आर्ली भी पेमेंट होती है। तो इस लिहाज से हमने ये कहा कि दोनों तरीकों से जो हमारे पास एक्सपेंस आया वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि हमने 29 को मल्टीप्लाई किया 550 के साथ और 25 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ और उसमें 5000 प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास टोटल वेजेस एंड सैलरीज का एक्सपेंस आ गया। फिर हमने कहा गैसोलीन एंड सप्लाईज, गैसोलीन एंड सप्लाईज जो हैं वो
पर लॉन भी बेस कर रही हैं और पर आर भी बेस कर रही हैं। तो हमने कहा 8 पर लॉन है और फिर उसके बाद 6 पर आर हैं। तो हमने इन दोनों में क्यू एंड एज को प्लेस करके मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कॉस्ट भी आ गई। और इक्विपमेंट मेंटेनेंस भी इसी तरीके से ट्यूब 2Q प्लस 2H के साथ हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया तो वो 1300 आ गया। तो जब पहली एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ एक ही कॉस्ट ड्राइवर था, दैट वाज नंबर ऑफ लॉन्स, लेकिन इस एग्जांपल में हमारे पास अब दो कॉस्ट ड्राइवर हो गए हैं, दैट इज नंबर ऑफ लॉन्स एंड नंबर ऑफ आवर्स। तो इन दोनों को जब हम लोग फॉर्मूला में एडजस्ट करके कैलकुलेशंस करते हैं तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती है। जब हम टोटल कॉस्ट में से फिर उसके बाद ऑफिस एंड शॉप है, दैट इज फिक्स कॉस्ट, वो चेंज नहीं होगी, उसके ऊपर कॉस्ट ड्राइवर का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ऑफिस एंड शॉप रेंट वो भी चेंज नहीं होगी, उसके ऊपर भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा कॉस्ट ड्राइवर का, बिकॉज दैट इज फिक्स कॉस्ट। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन एंड इंश्योरेंस लाइकवाइज ये भी फिक्स कॉस्ट है। जब हमने टोटल कॉस्ट को किया दैट इज 36,250 और उसको हम लोगों ने अपने रेवेन्यूज में से माइनस किया तो हमारे पास जो है वो 7500 हमारी इनकम आ गई। अब हम लोग ये देखते हैं कि मोस्ट कॉमनली एक अकाउंटेंट जो हैं वो क्या एरर कर सकते हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट को बनाते हुए। कोई भी अकाउंटेंट जो है उसको ये देखना होगा कि हमारी कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या है। कॉस्ट स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फ्लेक्सिबल बजटिंग, क्योंकि अगर हम फ्लेक्सिबल बजट में वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड बना के लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, और अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को वेरिएबल बना देंगे तो तभी भी हमारे पास ये गलत हो जाएगा। मोस्टली जो अकाउंटेंट जो हैं जो गलतियां करते हैं वो ये हो सकता है कि वो अपनी तमाम कॉस्ट को फिक्स्ड लिख दें या फिर तमाम कॉस्ट को वेरिएबल बना दें। तो दीज आर बेसिकली टू कॉमन एरर्स विच एन अकाउंटेंट कैन मेक while preparing performance reports। ये किस तरीके से है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमने ये कहा कि ये एक फॉल्टी एनालिसिस है जो कि एक अकाउंटेंट ने बनाया है, उसमें एक्चुअल रिजल्ट्स दिए हुए हैं और प्लानिंग बजट दिया हुआ है, और उसके अंदर जो है वो हमने वेरिएंसेस कैलकुलेट किए हुए हैं। अब आप ये देखें जरा कि हमारे पास जो है वो 500 की हमने प्लानिंग की थी, उसके लिहाज से हमारे पास 5000 का क्या होना चाहिए, इनकम होनी चाहिए। लेकिन जब हम लोगों ने एक्चुअली वर्क किया तो उसमें हमने 550 एक्टिविटी परफॉर्म की और उस लिहाज से हमारी इनकम जो है वो 6450 बनी। अब ये वाली जो इनकम है ये हमारी ज्यादा है बिकॉज वी हैव परफॉर्म्ड मोर वर्क, इस लिहाज से हमने ये कहा जी कि हमने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन अगर हम लोग जब फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि वो हमने क्या किया। कि अब आप ये जरा गौर करें कि हमने ये देखा कि एक्चुअली हमारे पास जो 550 ज्यादा काम हुआ है, जो कि 500 हमने प्लान किया था लॉन्स को मूव करने का, लेकिन हमने एक्चुअली किए 550। तो हमने क्या किया कि 550 एक हमारी नई एक्टिविटी लेवल आ गई। हमने ये देखा कि हमारी एक्टिविटी पिछली एक्टिविटी से 110% हुई है। जैसे हमने ये कहा कि 500 हमने करना था, उसके ऊपर 50 हमने ज्यादा किया है, तो दैट इज 50 is 10% more than our planned activity. So 550 is 110% of our budgeted amount. तो ये budgeted amount। तो हमने क्या गलती की कि अगर हम लोग 110% of every cost ले लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसी 20,000 का 110% ले लिया तो 22,000 बन गया, इसी का ही 4500 ले लिया, 4500 का 110% ले लिया तो ये बन गया। तो ये हमने गलती कर दी बिकॉज हमने वेरिएबल को भी 110% इंक्रीज कर दिया, विच इज जस्टिफाइड, वो तो ठीक है बिकॉज हमने हमारी एक्टिविटी एक 10% बढ़ गई है तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ेगी। लेकिन हमने उसके साथ साथ फिक्स्ड को भी 10% इंक्रीज कर दिया, विच इज एरर, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली फिक्स कॉस्ट को सेम रखते हैं। जब हम लोग इस तरह से काम करेंगे तो हमारे पास ये एक फॉल्टी एनालिसिस होगा जिसमें हम ये कर रहे हैं कि हम अपनी फिक्स कॉस्ट को भी वेरिएबल बना के जो है वो आगे
फ्लेक्सिबल बजट में लिख रहे हैं। तो ये एक गलती नहीं करनी, हमने वेरिएबल को अलहदा से करना होता है और फिक्स को अलहदा से करना होता है। हमने एक ही जो इंक्रीज वाला रूल है वो सब कॉस्ट के ऊपर नहीं लगाना है। तो ये इस तरीके से हमारी एक गलत एनालिसिस हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने सारी कॉस्ट को ही 110% बढ़ा दिया है, तो इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरिएबल तो बढ़नी थी, इट्स ओके फाइन, वो ठीक है, लेकिन फिक्स्ड चूंकि फिक्स्ड रहनी थी वो भी हम लोगों ने 110% बढ़ा दिया, तो दैट इज रॉन्ग अप्रोच। तो ये एक कॉमन एरर है जो कि एक अकाउंटेंट कर सकता है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। जो दूसरा कॉमन एरर हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम लोग सारी की सारी कॉस्ट को क्या करें कि फिक्स्ड लिख दें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी किया कि हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो हमने अपनी कॉस्ट को फ्लेक्सिबल बजट के अंदर वही वाली ले ली जिस तरीके से हम लोगों ने उसमें स्टैटिक बजट में जो हम लोगों ने कॉस्ट लिखी थी। तो अगर हम लोग वही स्टैटिक बजट वाली ही कॉस्ट यूज करके एनालिसिस करेंगे, एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे, तो तब भी हमारा वो एनालिसिस जो होगा वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। और उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हम सारी की सारी कॉस्ट को वही वाली नहीं प्लेस कर सकते जो कि हम लोगों ने फिक्स्ड में की हुई होती है। और याद रखिएगा कि जब आप लोग परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रहे हों, फ्लेक्सिबल बजट में कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हों, तो वो एरर जो हैं उनको अवॉइड करना जरूर है आप लोगों ने, क्योंकि उसमें आप हर कॉस्ट को एक ही रेशो से नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम एंड वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज। तो वेरिएबल कॉस्ट को तो आपको बढ़ाएंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट को आप नहीं बढ़ाएंगे, फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। इस लिहाज से हम लोग उन एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं जो हम लोग अपना काम करते हुए करते हैं। मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर्स जो हैं उनको यूज करके किस तरीके से अपनी जो है वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना सकते हैं, उसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मल्टीपल ड्राइवर्स होंगे जी। इसके ऊपर फर्दर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है प्रॉब्लम 920 जी। क्वेश्चन है जी, मिलानो पिज्जा इज अ स्मॉल नेबरहुड पिज़ेरिया दैट हैज अ स्मॉल एरिया फॉर इन स्टोर डाइनिंग एज वेल एज ऑफरिंग टेक आउट एंड फ्री होम डिलीवरी सर्विस। तो वो टेक आउट भी देते हैं और फ्री होम डिलीवरी भी देते हैं। तो अब इसमें आप देखें कि एक तो इसमें भी यही सिचुएशन आ गई, जैसे मैंने अपनी डिस्कशन में भी इसी की ही एग्जांपल दी थी कि हम लोग जो है वो जब पिज्जा के हवाले से बात करते हैं तो एक कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो दो कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर बेस कर सकता है। नंबर वन इज नंबर ऑफ पिज्जाज एंड नंबर टू इज डिलीवरी चार्जेस। तो वो डिलीवरी चार्जेस हैं वो नंबर ऑफ डिलीवरीज के ऊपर बनेंगे। So Pizzeria's owner has determined that the shop has two major cost drivers. तो दो कॉस्ट ड्राइवर हैं उसके, एक तो वो पिज्जा सोल्ड, दो एक कॉस्ट ड्राइवर है, नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड दैट इज वन कॉस्ट ड्राइवर एंड नंबर ऑफ डिलीवरीज मेड दैट इज द सेकंड कॉस्ट ड्राइवर। और उस लिहाज से उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है कि कौन कौन सी कॉस्ट किस पे बेस कर रही है। पिज्जा इंग्रेडिएंट सिर्फ पिज्जा की कॉस्ट पे बेस कर रही है, किचन स्टाफ फिक्स कॉस्ट है, ये सैलरीज हैं उनकी, यूटिलिटीज जो है ये फिक्स्ड भी है और कॉस्ट पर पिज्जा पे डिपेंड कर रही है। ये कॉस्ट डिलीवरी पे भी हो सकता है कुछ पोर्शन, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। डिलीवरी पर्सन जो है वो 3.5 पर डिलीवरी है, ये कॉस्ट के पिज्जा की कॉस्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। डिलीवरी व्हीकल भी डिलीवरीज नंबर ऑफ डिलीवरीज पे बेस कर रही है और प्लस उसकी को फिक्स्ड है। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट है, रेंट दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, और मिसलीनियस में ये फिक्स्ड है और कॉस्ट पर पिज्जा उनको जो है वो मिसलीनियस कॉस्ट भी पड़ रही है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये दो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। उन्होंने प्लान किए हैं जी 1200 पिज्जाज वो मंथ में बेचेंगे और एट एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ 13.5 पर पिज्जा, और 180 डिलीवरीज करेंगे। वो 1200 पिज्जा बेचेंगे लेकिन 180 डिलीवरीज करेंगे। और एक्चुअल रिजल्ट्स उनके क्या आए कि उन्होंने 1240 पिज्जा बेचे लेकिन डिलीवरीज उन्होंने 174 की हैं। और ये उनके रेवेन्यूज और कॉस्ट का डाटा है। और वो ये कह रहा है कि फ्लेक्सिबल बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाएं, बोथ रेवेन्यू एट स्पेंडिंग वेरिएंस एंड एक्टिविटी वेरिएंस फॉर दिस।
और उनकी एक्टिविटी वेरिएंसेस को एक्सप्लेन भी करें। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो आप देखिएगा कि हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैंने वही क्वेश्चन की जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने इस एक्सेल शीट के अंदर जो है वो एक बेसिक डाटा की शीट के अंदर लिख लिया है। बजटेड डाटा में प्लानिंग बजट एक्टिविटी 1 दैट इज नंबर ऑफ पिज्जाज। तो मैंने कहा कि ये हमारा बजट था 1200 पिज्जाज हमने बनाने थे, तो दैट इज नंबर 1 एक्टिविटी लेवल। Then the second activity was planned, number of deliveries that was 180 deliveries were planned। और सेलिंग प्राइस हमने ये कहा कि 13.50 पर पिज्जा हमने सेलिंग प्राइस जो है वो प्लान की है। देन दिस इज आवर बजटेड कॉस्ट। पिज्जा इंग्रेडिएंट्स जो है वो चूंकि कॉस्ट पर पिज्जा पे डिपेंड कर रहे हैं तो इसलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। और किचन स्टाफ भी इसी तरीके से। तो आई हैव कॉपीड ऑल द कॉस्ट स्ट्रक्चर ओवर हेयर जो मेरी क्वेश्चन में मुझे दिया गया है, जिसमें ये कॉस्ट मुझे पर पिज्जा दी गई है और ये वाली कॉस्ट भी मुझे पर पिज्जा दी गई है, प्लस इसके साथ फिक्स्ड है। और डिलीवरी कॉस्ट जो है वो नंबर ऑफ डिलीवरीज पे बेस कर रही हैं, प्लस कुछ फिक्स्ड है। और इक्विपमेंट कॉस्ट फिक्स्ड है, रेंट कॉस्ट भी फिक्स्ड है, और मिसलीनियस कॉस्ट में फिक्स्ड भी है, और कुछ नंबर ऑफ पिज्जाज के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही हैं। और पिज्जा सोल्ड में मैंने एक्चुअल रिजल्ट्स में अगर मैं देखता हूं तो मैंने 1240 पिज्जा सेल किए हैं और उसमें से मैंने 174 डिलीवरीज की हैं, और ये मेरे रेवेन्यूज हैं, और इस तरीके से ये मेरी कॉस्ट्स हैं, और मिसलीनियस जो है वो ये हैं, और टोटल कॉस्ट मेरी ये बनती है। तो ये मेरा बेसिक डाटा था। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं स्टैटिक बजट बनाऊंगा। For preparing my static budget, I need both of the cost drivers. So I have written both of the cost drivers over here. Then I calculated the revenues. Revenues per as per revenue formula, this is per pizza 13.50, this is per pizza। तो मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए ये 13.50 को मल्टीप्लाई कर दिया है नंबर ऑफ पिज्जाज के साथ, तो ये मेरे पास जो है वो 16,200 की ये वाला रेवेन्यू आ गया है। देन मैं एक्सपेंसेस की बात करूंगा तो सबसे पहले पिज्जा इंग्रेडिएंट्स हैं। तो पिज्जा इंग्रेडिएंट्स इज बेसिंग ऑन नंबर ऑफ पिज्जाज। तो फिर मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए दिस कॉस्ट नंबर ऑफ पिज्जाज को मल्टीप्लाई करूंगा अपने जो है वो पर पिज्जा कॉस्ट के साथ, तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे इज इक्वल टू इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ पिज्जाज के साथ, तो ये मेरे पास जो है वो यहाँ पे आ गया। तो चूंकि मैंने ये वाली सारी की सारी कॉस्ट जो हैं वो अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर से यहाँ पे कॉपी की हैं। इसको कॉपी करने का तरीका ये है कि इज इक्वल टू करके मैं बेसिक डाटा से ये वाली कॉस्ट को यहाँ पे ले आऊंगा, और ऐसे ही प्राइस को भी मैं बेसिक डाटा से प्राइस वाले सेल से यहाँ पे रेफर कर लूंगा। और लाइकवाइज मैंने तमाम कॉस्ट जो हैं फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी मैंने अपनी शीट में रेफर कर ली हैं। अदरवाइज आप मैनुअल जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो आपको ये वाली चीजें इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपने क्वेश्चन में से वो इंफॉर्मेशन देखें और उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे अपनी कैलकुलेट करते जाएं। देन मैंने ये कहा कि ये मेरी चूंकि फिक्स्ड है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया। और फिर उसके बाद मैंने यूटिलिटीज की बात की। तो यूटिलिटीज आप देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। क्या किया मैंने कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या बन रही है, नंबर ऑफ डिलीवरी सॉरी यूटिलिटीज पर पिज्जा यूटिलिटीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पिज्जाज। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, इसके टोटल कॉस्ट आ गई। सो मैंने फिक्स कॉस्ट को प्लस किया वेरिएबल कॉस्ट के साथ, और वेरिएबल कॉस्ट में मेरे पास पर पिज्जा कॉस्ट है 0.50 और नंबर ऑफ पिज्जाज हैं 1200। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसमें प्लस किया 630 को, तो ये मेरे पास कॉस्ट आ गई। प्लस मैंने कहा जी डिलीवरी पर्संस की कॉस्ट है। सो दिस कॉस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिलीवरीज। तो अब आप जरा गौर करें कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है कि दिस कॉस्ट प्लस नंबर ऑफ डिलीवरीज।
डिलीवरीज की वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो फिक्स कॉस्ट है ये तो जीरो है, ये तो कुछ भी नहीं आएगी, लेकिन ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, नंबर ऑफ डिलीवरीज के ऊपर, नॉट नंबर ऑफ पिज्जाज के ऊपर। तो इसलिए मुझे केयरफुली ये देखना है कि मैंने इस कॉस्ट फॉर्मूला में किस कॉस्ट ड्राइवर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूंगा, प्लस मैं इसमें जीरो कर दूंगा, तो मेरे पास तो जो है वो डिलीवरी पर्सन्स की कॉस्ट आ जाएगी। फिर डिलीवरी व्हीकल्स हैं, तो दैट इज आल्सो द सेम फॉर्मूला। आप देखें कि 540 इज द फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, एंड दिस वेरिएबल कॉस्ट इज डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ डिलीवरीज। सो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 180 करूंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ डिलीवरीज की कॉस्ट आ जाएगी। तो इसलिए ये यहाँ पे मैंने ये वाली कैलकुलेट कर ली। इक्विपमेंट कॉस्ट इज द फिक्स कॉस्ट, मैं इसको सिर्फ सिंपली इन दोनों सेल्स को प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली वही आ जाएगा। आल्दो मैंने वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि ये वेरिएबल जीरो हो जाती है, तो इसलिए मैंने चूंकि सब पे फॉर्मूला एक सेम यूज किया था। अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूं कि सब के ऊपर जो है वो इंडिविजुअल फॉर्मूलाज भी लगा सकता हूं। ओके, इसी तरीके से ये भी 1830 मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। और मिसलीनियस कॉस्ट के अंदर ये भी चूंकि नंबर ऑफ पिज्जाज के ऊपर बेस कर रही है, तो आप जरा गौर करें कि मैंने इसको कैलकुलेट करने के लिए फिर वही वाला काम किया है, फिक्स कॉस्ट प्लस पर पिज्जा कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पिज्जाज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई। वेरिएबल मैंने फिक्स्ड अमाउंट ऐड की तो मेरे पास ये वाली कॉस्ट आ गई। इन तमाम कॉस्ट को मैंने सम कर लिया। जब मैंने सम किया इन सब को तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब रेवेन्यूज में से टोटल कॉस्ट माइनस करूंगा तो ये मेरे पास नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। सो आई हैव प्लान्ड, आई हैव बजटेड दैट आई विल अर्न $645 in the month of November by selling 1200 pizzas and making 180 होम डिलीवरीज। चूंकि होम डिलीवरी फ्री है इसलिए उसकी जो है वो रेवेन्यू में शामिल नहीं होगा, वो सिर्फ नंबर ऑफ पिज्जाज के ऊपर शामिल होगा। हाँ, उसकी कॉस्ट जरूर शामिल होगी जो कि डिलीवरी कॉस्ट होगी, और वो डिलीवरी कॉस्ट नंबर ऑफ डिलीवरीज पे बेस कर रही होगी। जब हम लोग जब हम स्टैटिक बजट बना लेते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग स्टैटिक बजट रिपोर्ट बनाते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आपके लिए जो है वो कर रहा हूं ताकि हम लोग आगे अपनी फर्दर डिस्कशन में कुछ बात कर पाए। अच्छा जी, जब हम लोगों ने इन्हीं दो फिगर्स को कंपेयर किया, एक्चुअल रिजल्ट्स को भी और प्लानिंग एंड स्टैटिक बजट के रिजल्ट्स को कंपेयर किया, तो हमारे पास दोनों के डिफरेंसेस आ गए। ये डिफरेंसेस जो हैं वो प्लानिंग और स्टैटिक बजट वेरिएंस कहलाते हैं। इसको हम स्टैटिक बजट वेरिएंस भी कहते हैं और प्लानिंग बजट वेरिएंस भी कहते हैं। सिंपली मैंने इस शीट के अंदर क्या किया है कि मैंने वो वाला जो एक्चुअल का डेटा है वो मैं बेसिक शीट से लेके आया हूं रेफर करके, जिस तरीके से हम पहले भी रेफर करते हैं। जैसे मैंने अगर नंबर ऑफ पिज्जाज को लाना है तो मैंने इज इक्वल टू का साइन दबाया और इसमें मैंने इक्वल जितने भी मेरे नंबर ऑफ पिज्जाज थे मैंने यहाँ पे ले आया। फिर मैं नंबर ऑफ डिलीवरीज की बात करता हूं तो बेसिक डाटा पे नंबर ऑफ डिलीवरीज को मैंने रेफर कर दिया। अब रेवेन्यूज अगर मैंने देखना है तो रेवेन्यूज भी मुझे गिवन है बेसिक डाटा के अंदर, तो मैंने इन रेवेन्यूज को वहां पे रेफर कर दिया। अब मैं कॉस्ट की बात करता हूं तो मैंने कॉस्ट को भी एक एक करके सब जगहों के ऊपर रेफर कर दिया, और इसी को ही मैंने जब नीचे सारी जगहों पे कॉपी कर दिया तो मेरे पास हर एक जगह के ऊपर वो वाली कॉस्ट जो है वो रेफर हो गई हैं। और इन सब को मैंने जब प्लस कर लिया तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई, और इसको जब मैंने रेवेन्यूज में से कॉस्ट को मैंने माइनस किया तो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ गया। सो एक्चुअली आई अर्नड 1847 प्रॉफिट। जो कंपनी ने महीने में नवंबर के अंदर जो एक्चुअली प्रॉफिट कमाया दैट इज 1847। और जो स्टैटिक बजट वाली अमाउंट्स थी जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की हैं, ये भी मैं उसी तरीके से इनको भी रेफर कर लूंगा फ्रॉम स्टैटिक बजट। स्टैटिक बजट में से मैंने कहा जी ये मेरी एक्टिविटी है, फिर मैंने ये कहा कि ये वाली जो है वो नंबर ऑफ डिलीवरीज की एक्टिविटी है, फिर मैंने ये कहा जी कि ये मेरे पास जो है वो रेवेन्यूज है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी तरीके से मैंने ये तमाम कॉस्ट को यहाँ रेफर कर लिया हुआ है बाय गिविंग रेफरेंस
तो यहाँ पे भी पहली कॉस्ट है, फिर इसकी तरीके से ही मैंने बाकी सब कॉस्ट को भी रेफर कर लिया और मैंने फिर इसको प्लस कर लिया, तो मेरे पास टोटल जो है वो कॉस्ट आ गई। और जब मैंने रेवेन्यूज में से इसको माइनस किया तो ये मेरे पास जो है वो बजटेड प्रॉफिट आ गया। अब मैं जब इनकी डिफरेंसेस लूंगा तो डिफरेंसेस क्या है कि 1240 माइनस 1200 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। अगर मैं ये करता हूं तो ये मेरे पास आ गया। प्लस मैंने ये कहा कि 180 माइनस 174, याद रखिएगा बड़ी अमाउंट में से छोटी अमाउंट माइनस करनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉजिटिव चाहिए, मुझे नेगेटिव अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखनी है, बिकॉज डॉलर अमाउंट और क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट ही लिखूंगा। सो 180 इज इक्वल टू 180 माइनस 174 इज इक्वल टू 6। और इसी लिहाज से मैंने अब इनको भी रेवेन्यूज के भी डिफरेंसेस निकाल लिए, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस अमाउंट। तो मैंने इसको भी रेवेन्यू का भी फर्क निकाल लिया, फिर मैंने एक एक अमाउंट के डिफरेंसेस निकाल लिए। जैसे मैंने ये कहा कि 4985 माइनस 4560 इज इक्वल टू 425। लाइकवाइज 5281 माइनस 5220 इज इक्वल टू 61। लाइकवाइज 1230 माइनस 984 इज इक्वल टू 246 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये मैंने 246 कर लिया और इसी तरीके से मैंने ये सारी कैलकुलेट कर ली। और इसको भी मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने फर्क निकाला तो ये आ गया, और यहां पे भी मैं इन्हें इन दोनों का फर्क निकाला तो ये आ गया। अब आ गई इस कॉलम की बारी कि क्या ये फेवरेबल हैं कि अनफेवरेबल हैं। वही वाली स्कीम जो है जो पहले हमने डिस्कस की थी, अगर एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं रेवेन्यू के वो बेहतर हैं बजट से तो वो फेवरेबल है, और अगर एक्चुअल रिजल्ट्स जो रेवेन्यूज के हैं सेल्स की हैं वो कम हैं बजट से तो वो अनफेवरेबल है। जैसे आप देखें कि हमने एक्चुअली कितनी डिलीवरीज की हैं 174, और हमने कितने प्लान की थी डिलीवरीज 180, तो हमने कहा जी कि 6 डिलीवरीज हमने कम की हैं तो दैट इज अनफेवरेबल। लेकिन अगर मैं कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये फेवरेबल है, क्योंकि हमने कम डिलीवरीज परफॉर्म की तो कॉस्ट भी हमारी कम आएगी। अब मैं अपने रेवेन्यूज पे बात कर लेता हूं। इनके फेवरेबल अनफेवरेबल निकालने की ऐसा जरूरत नहीं होती है, ये मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कर दिया, अदरवाइज मैं ना भी निकालूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का जो फर्क निकालते हैं, दैट इज वो देखें आप जरा कि हमने ये कहा कि हमने प्लान किए थे 16,200 रेवेन्यूज, बट वी अर्नड 17,420 रेवेन्यूज। सो एक्चुअल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन बजटेड रेवेन्यू, तो दैट इज द फेवरेबल सिचुएशन। तो हम ये कहेंगे कि ये 1220 जो है वो हमने अपने बजट से ज्यादा रेवेन्यू कमाया है, तो इसलिए ये फेवरेबल है, जो हम लोग इसको फिर फेवरेबल लिखेंगे। फिर उसके बाद पिज्जा इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। अब ये सारे एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट हैं। अब कॉस्ट में देखें कि आपकी कॉस्ट बजट से कम होनी चाहिए तब फेवरेबल होगी, और अगर बजट से ज्यादा होगी तो फिर अनफेवरेबल होगी। जरा गौर करें इस वाली कॉस्ट को। ये कॉस्ट आपकी बजट थी 4,560, लेकिन आपकी एक्चुअली हुई 4,985। तो इनका एक्चुअल चूंकि कॉस्ट ज्यादा है बजट कॉस्ट से, तो इसलिए ये अनफेवरेबल है। इसी तरीके से आप किचन स्टाफ की भी बात करें तो आपकी बजटेड कॉस्ट थी 5,220, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट आई 5,281, विच इज मोर देन बजटेड कॉस्ट, दैट्स व्हाई इट इज अनफेवरेबल। और ये जो तीनों नीचे वाली कॉस्ट हैं ये फेवरेबल हैं, बिकॉज बजटेड कॉस्ट इज मोर बट एक्चुअल कॉस्ट इज लेस। इट मीन्स दैट वी प्लान्ड 1,230 costs of utilities, but only we expensed or incurred 984 utilities cost। तो हमने कुछ सेविंग कर ली, 246 की कॉस्ट सेव कर ली, दैट इज ड्यू टू विच रीजन वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने ये कहा कि हमने कितनी ज्यादा लगाई या कितनी कम लगाई,
इसकी बात कर रहे हैं, बिकॉज स्टैटिक बजट रिपोर्ट गिव्स अस ओनली वन आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि हमने जो कॉस्ट लगाई है वो कितनी कम लगाई है या कितनी ज्यादा लगाई है, या हमने जो रेवेन्यूज कमाए हैं वो कितने कम कमाए हैं या कितने ज्यादा कमाए हैं अपने बजटेड अमाउंट से, और जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं क्या हमने वो प्रॉफिट जो बजटेड प्रॉफिट से ज्यादा कमाया है या कम कमाया है, ये इस सवाल का जवाब देते हैं। तो इसका हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली और उसके साथ फेवरेबल और अनफेवरेबल लिख दिया। जैसे आप इसकी बात करते हैं, अगर देखें तो हमने प्लान की थी 15,555 कॉस्ट, लेकिन हमने एक्चुअली कॉस्ट इनकर की 15,573। इट मींस हमने 18 की कॉस्ट जो है वो ज्यादा लगाई, दैट्स व्हाई दिस इज अनफेवरेबल। और इनकम की बात करें तो हमने प्लान की थी इनकम दैट वाज 645, और उसके हमने एक्चुअली जो इनकम कमाई दैट वाज 1847, दैट्स व्हाई 1202 इज मोर इनकम देन प्लान्ड इनकम, बजटेड इनकम, दैट्स व्हाई दिस इज फेवरेबल। सो दिस इज गुड सिचुएशन कि हमने अच्छा परफॉर्म किया है। और ये जो 1202 की कॉस्ट है वो सॉरी 1202 का जो प्रॉफिट है वो हमने ज्यादा अर्न किया है एज कंपेयर्ड टू आर बजटेड प्रॉफिट, और उस 1202 में से जो रेवेन्यूज की वजह से हुआ है वो हुआ है 1220 मोर, और जो कॉस्ट की वजह से हुआ है दैट इज 18 लेस। जो हमने, इसका मतलब है कि हमने जो प्लान्ड रेवेन्यू था वो क्या कमाया है, 1220 ज्यादा कमाया है एज कंपेयर टू आर बजट, और जो हमने कॉस्ट हैं वो क्या हैं, $18 की ज्यादा खर्च की हैं एज कंपेयर टू आर बजट। और हर एक इंडिविजुअल कॉस्ट की भी इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी जा सकती है। अब ये जो एनालिसिस है ये सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताता है कि भाई ये हमने कितना कम या ज्यादा प्रॉफिट कमाया है एज कंपेयर टू आवर बजटेड अमाउंट, बट इट डिडंट गिव्स अस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाई, what are the reasons of higher profit or higher costs, because here profit is higher but cost is also higher। हमने ये देखा कि 425 की पिज्जा इंग्रेडिएंट की कॉस्ट ज्यादा है, why this is more। तो उसके लिए हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस के ऊपर जाते हैं जिसको हम फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेवल के ऊपर फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए हम जो लेवल ऑफ एक्टिविटीज हैं वो बजट की बजाय एक्चुअल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे भी इज इक्वल टू का साइन करके यहाँ पे एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटीज जो हैं ये मैंने बेसिक डाटा से ले ली, तो मैंने यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी लिख दी, और इज इक्वल टू मैंने बेसिक डाटा से ही नंबर ऑफ डिलीवरीज की भी ले ली, और फिर उसी तरीके से जैसे मैंने जो स्टैटिक बजट बनाया था वही फॉर्मूलाज लगा के मैंने फ्लेक्सिबल बजट भी बना लिया, जिसमें मैंने पिज्जा इंग्रेडिएंट की कॉस्ट नंबर ऑफ पिज्जाज पे डिपेंड, रेवेन्यूज जो हैं वो नंबर ऑफ पिज्जाज पे डिपेंड कर रहे हैं, पिज्जा इंग्रेडिएंट की कॉस्ट नंबर ऑफ पिज्जाज पे डिपेंड कर रही है, किचन स्टाफ की कॉस्ट फिक्स्ड है, यूटिलिटीज कॉस्ट फिक्स्ड है, और कुछ नंबर ऑफ पिज्जाज पे डिपेंड कर रही है। तो मैं क्या करता हूं कि इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिंपली क्या किया, फिक्स कॉस्ट प्लस पर पिज्जा कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पिज्जाज, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस इसमें 630 किया, तो मेरे पास ये वाली कॉस्ट आ गई। और इसी मेथड को, इसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गई 15,703 की। और इसमें से मैंने जब रेवेन्यूज में से ये वाली कॉस्ट माइनस की तो दैट इज 1037। तो ये मेरे पास जो है वो टोटल नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई। होप सो कि आप लोग जो है वो फ्लेक्सिबल बजट बनाना सीख गए होंगे। अब इस पे नेक्स्ट में आ जाता हूं कि डिलीवरी कॉस्ट की अगर मैं बात कर दूं तो डिलीवरी कॉस्ट बेसिकली नंबर ऑफ डिलीवरीज पे डिपेंड कर रही है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल डिलीवरी कॉस्ट। तो वेरिएबल डिलीवरी कॉस्ट आएगी 3.5 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डिलीवरीज 174। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करके प्लस इसमें ये करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल डिलीवरी व्हीकल्स की कॉस्ट आ जाएगी। मीन 540
plus 1.5 into 174, that is the total variable delivery cost, plus 540 that is fixed delivery cost. इन दोनों को मैंने प्लस किया तो मेरे पास ये वाली टोटल डिलीवरी कॉस्ट आ गई। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन वही रहेगी, रेंट भी वही रहेगा, और मिसलीनियस एक्सपेंसेस में चूंकि ये नंबर ऑफ पिज्जाज पे डिपेंड कर रही है तो 840 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पिज्जाज करूंगा तो ये वाली आ जाएगी। फिर मैं इन कॉस्ट को टोटल कर लूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट में से मैं इसको माइनस करूंगा, रेवेन्यूज में से टोटल कॉस्ट को माइनस करूंगा तो ये मेरे पास जो है वो इनकम आ जाएगी, रेवेन्यूज माइनस टोटल कॉस्ट, दैट इज द इनकम। तो मैंने ये कहा कि अगर मैं जो अपनी एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर बजटेड कॉस्ट और बजटेड रेवेन्यू कैलकुलेट करता हूं तो फिर मेरे पास ये इनकम होनी चाहिए 1037। अब मैं इसको कंपेयर करूंगा अपने एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ तो मेरे पास सामने सिचुएशन आ जाएगी कि मैंने कि जो परफॉर्म किया है, कॉस्ट ज्यादा लगाई हैं, वो एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से कितनी थी, और जो अपने कॉस्ट मैनेजर्स के कंट्रोल की वजह से कितनी कम या ज्यादा हुई हैं, उसके लिए फिर मैं फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट बना लेता हूं। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए वेरी सिंपली मैं एक्चुअल रिजल्ट्स को उसी तरीके से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, रेफर कर लेता हूँ। ये मैंने एक्चुअल रिजल्ट्स यहाँ पे सारे रेफर कर लिए हैं, कॉपी कर लिए हैं। इसके लिए सिंपली मैंने वही वाला मेथड यूज किया, इज इक्वल टू का साइन दबा के मैं इस स्टैटिक बजट से भी ला सकता हूँ और रिपोर्ट से भी ला सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया तो मैंने यहाँ पे फिर इसको इज इक्वल टू करके स्टैटिक बजट रिपोर्ट से इसको ले लिया, और इसी तरीके से मैंने ये वाली फिगर्स को भी यहाँ पे रेफर करा लिया। तो इस तरीके से मैंने ये सारी फिगर्स यहाँ पे रेफर कर ली। तो मैंने ये कहा कि 1847 का एक्चुअली मैंने इनकम जो है वो कमाई है, 1847 की। अब मैं ये देखता हूं कि अच्छा जी मेरा फ्लेक्सिबल बजट जो है वो जो बना था, तो ये वाली सारी अमाउंट मैं फ्लेक्सिबल बजट जो मैंने कैलकुलेट किया है मैं वहां से ले आता हूं। ये भी चूंकि एक्टिविटी लेवल है, इज इक्वल टू इसको भी मैं एक्टिविटी लेवल को ले आता हूं। फिर मैं इज इक्वल टू इस वाले रेवेन्यूज को भी फ्लेक्सिबल बजट से ले आता हूं, और लाइक वाइज मैं अपनी कॉस्ट को भी फ्लेक्सिबल बजट से यहाँ पे रेफर करा लेता हूं। फिर मैं इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग करके सारे को कॉपी कर देता हूं, और इस लिहाज से जब मैं इन सब को सम करूंगा तो मेरे पास जो है वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को मैं जब अब रेवेन्यूज में से माइनस करूंगा तो मेरे पास जो है वो यहाँ पे इनकम आ जाएगी। और यहाँ पे मैंने अपनी प्लानिंग बजट की अमाउंट्स को लिखा है क्योंकि मुझे ये भी चाहिए है। तो ये वाली जो कॉस्ट है ये मैं अपने जो है वो स्टैटिक बजट की अमाउंट्स में से ले आऊंगा। दैट इज 1200 इज इक्वल टू दैट इज स्टैटिक बजट में से 180। और फिर रेवेन्यूज की बात करता हूं तो स्टैटिक बजट में से मैं रेवेन्यूज को यहाँ पे ले आऊंगा। फिर मैंने इसी तरीके से इन कॉस्ट को भी स्टैटिक बजट से यहाँ पे रेफर कर लिया, और इन सब को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो मेरे पास ये वाली कॉस्ट आ गई। मैंने इन टोटल कॉस्ट को टोटल किया सबको तो ये आ गया, और मैंने इनकम निकालने के लिए रेवेन्यू में से माइनस किया इसको, तो ये मेरे पास इनकम आ गई। अब मेरे पास ये तीनों बजटेड अमाउंट्स आ गई। अब मैंने ये देखना है कि इन दोनों का जो फर्क होगा वो मेरा स्पेंडिंग और रेवेन्यू वेरिएंस आएगा, जिसको मैं फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस भी बोलता हूं। और इन दोनों का जो फर्क होगा दैट इज बेसिकली एक्टिविटी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। तो इन दोनों के पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है। जब मैं इन दोनों की एक्टिविटीज को कंपेयर करता हूं तो ये देखें दोनों की एक्टिविटीज में सेम है, इसलिए कोई फर्क नहीं है। यहां पे मैं रेवेन्यूज के फर्क की बात करूं तो मैं ये कहता हूं कि एक्चुअली मैंने रेवेन्यू कमाया था 17,420, लेकिन अगर मैं इसी लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर रेवेन्यू कैलकुलेट किया मैंने जब, तो ये आया 16,740। इट मींस कि मैंने जो इसी सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर रेवेन्यू मुझे कमाना चाहिए था, दैट वाज 16,740, सो दैट आई अर्नड मोर। इट मींस कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है। इट मींस कि मेरे जो बजटेड रेवेन्यू है ये दिस इज माय बजटेड रेवेन्यूज और दिस इज माय एक्चुअल रेवेन्यूज। तो ये जो बजटेड रेवेन्यूज हैं वो मेरे एक्चुअल रेवेन्यूज से क्या हैं, कम है। मीन एक्चुअल रेवेन्यूज आर मोर देन बजटेड रेवेन्यूज, दैट इज द फेवरेबल सिचुएशन, दैट्स व्हाई 680 इज द फेवरेबल रेवेन्यूज। ओके, फिर उसके बाद मैं कॉस्ट की बारी बारी बात कर लेता हूं।
वैसे मुझे यहां से अपना एनालिसिस शुरू करना है कि नेट ऑपरेटिंग इनकम की सिचुएशन क्या है। एट द दिस एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटीज आई हैव टू अर्न 1037 की इनकम मुझे कमानी चाहिए, बट आई हैव अर्नड 1847। इट मींस आई हैव अर्नड 810 मोर इनकम देन माय एक्सपेक्टेड इनकम। ये जो मेरी एक्सपेक्टेड इनकम थी on the actual level of activity, that was 1037, and I have earned 1847, which means कि I have earned more than expected income। इसलिए ये मेरी 810 जो है वो फेवरेबल आ गया। फिर मैं कॉस्ट की बारी कर लेता हूं कि अच्छा भाई अब इसका जवाब क्या है कि व्हाई दिस इज फेवरेबल, वेदर दिस इज फेवरेबल ड्यू टू रेवेन्यूज और वेदर दिस इज फेवरेबल ड्यू टू कॉस्ट्स। तो हमने ये कहा कि रेवेन्यूज में देख लेते हैं। तो हमने ये कहा कि रेवेन्यूज आर बेसिकली कंट्रीब्यूटिंग 680 इन आर total income। Mean I have to my expected revenues were 16,740, but I earned 17,420, that's why I earned more। This is why I have favorable revenue variance। But on the other side, if I see these figures likewise, तो मैं ये देखता हूं कि मेरी यूटिलिटीज जो हैं that should be 1250, but it was 984। it means I have saved 266 in deliveries, sorry, in utilities I have saved 266 in deliveries, that is my favorable। इस तरीके से ये 609 डिलीवरी पर्सन्स की सेम कॉस्ट आ गई, इसमें कोई भी आई नहीं। फिर प्लस मैंने ये देखा कि मैंने डिलीवरी व्हीकल्स में भी अपनी जो है वो कॉस्ट सेव की है कि मीन आई शुड एक्सपेंस 801, but actually I expend 655। in this way I have saved 146 of the cost, that is the favorable situation। और मिसलीनियस के अंदर भी मैंने इसी तरीके से ये कॉस्ट सेव की है, और ये वाली कॉस्ट चूंकि दोनों में सेम है इसलिए कोई फर्क नहीं है। अब आ जाते हैं इन दो कॉस्ट के ऊपर। मीन पिज्जा इंग्रेडिएंट्स में आई शुड expense 4,712, but I actually expensed 4,985। it means I expensed more than my expected amount, than my budgeted amount, that's why this is 273 unfavorable। and likewise kitchen staff cost was 5,220 was expected, but actually we expensed 5,281, and 61 is more expense than expected, that's why this is unfavorable। इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने बाकी सारी कॉस्ट जो हैं जो कि ग्रीन में हैं, ये तो सारी की सारी उन्होंने अच्छे तरीके से कंट्रोल की हैं, बट दीज टू कॉस्ट हैव नॉट बीन कंट्रोल्ड प्रॉपरली, सो दिस इज द प्रॉब्लम एरिया। इसको अगर मैं फोकस करके अपने फर्दर नेक्स्ट मंथ्स के अंदर कोई स्ट्रेटजी बना के चलता हूं तो इसी को ही मैं कहता हूं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो इस एरिया को मैं फोकस करके क्या करूंगा कि अपनी इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट को मैनेज करने की कोशिश करूंगा, फिर किचन के स्टाफ के कॉस्ट को मैनेज करने की कोशिश करूंगा। इस लिहाज से मैं अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकता हूं। बट ऑन द अदर साइड मैं ये देखता हूं कि मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से 392 का जो प्रॉफिट है जो ज्यादा आया है, दैट इज ड्यू टू वॉल्यूम और एक्टिविटी, बिकॉज आई हैव परफॉर्म्ड मोर एक्टिविटी। how I have performed more activity? I planned 1200 pizzas to sell, but I actually sell 1240 pizzas। it means 40 pizzas I sell more। 40 पिज्जाज को मैंने ज्यादा बेचा है, दैट्स व्हाई दिस इज फेवरेबल सिचुएशन। अब इसकी वजह से जो पिज्जा रिलेटेड कॉस्ट होंगी वो क्या हो जाएंगी, सारी फेवरेबल में जाएंगी, सॉरी अनफेवरेबल में जाएंगी। जो पिज्जा रिलेटेड कॉस्ट होंगी वो सारी की सारी अनफेवरेबल में जाएंगी, बिकॉज इंग्रेडिएंट कॉस्ट अनफेवरेबल होगी, फिर किचन यूटिलिटीज अनफेवरेबल होंगी, फिर उसके बाद मिसलीनियस कॉस्ट अनफेवरेबल होगी, किचन स्टाफ की कॉस्ट भी अनफेवरेबल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट
पिज्जा, नंबर ऑफ पिज्जाज पे डिपेंड कर रही होगी, वो अनफेवरेबल हो जाएगी, बिकॉज वी हैव परफॉर्म्ड मोर एक्टिविटी. व्हेन देयर वुड बी मोर एक्टिविटी देयर वुड बी मोर कॉस्ट. और रेवेन्यूज फेवरेबल होंगे बिकॉज वी हैव परफॉर्म्ड मोर एक्टिविटी. व्हेन मोर एक्टिविटी रेवेन्यूज विल बी मोर, दैट्स व्हाई दिस इज फेवरेबल सिचुएशन. बट ऑन द अदर साइड कॉस्ट्स आर अनफेवरेबल. बट ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये देखें कि डिलीवरीज की बात, we have planned 180 deliveries but we only did 174 deliveries. अब चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड हैं, तो इसलिए ये भी क्या है कि आपकी डिलीवरीज कम हुई हैं जो कि आपने प्लान की हुई थी, तो इसलिए आपकी इसकी वजह से कॉस्ट बचेगी. दैट इज द फेवरेबल सिचुएशन. तो कॉस्ट आप देखिए जरा, जो डिलीवरी रिलेटेड कॉस्ट थी दे आर फेवरेबल बिकॉज वी हैव made less deliveries. Mean we planned 180 deliveries but we did only 174 deliveries. That's why the deliveries were 6 deliveries were less, और उनकी जो डिलीवरी कॉस्ट होगी वो फिर लेस होनी चाहिए. तो उस तरीके से हमने ये कहा. सो हमने ये कहा कि जो हमारा प्रॉफिट था उसमें जो ज्यादा प्रॉफिट आया उसमें ये जो वॉल्यूम और एक्टिविटी की वजह से 392 प्रॉफिट ज्यादा आया, और इसका जो ब्रेकअप है वो रेवेन्यूज के अंदर वो 540 ज्यादा हुए, और एक्सपेंसेस में ये वाले एक्सपेंसेस ज्यादा हुए. कुछ एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से और कुछ एक्टिविटी कम होने की वजह से कम हुए, और ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हुए. और ऑन द अदर साइड हमने ये कहा कि अब ये वाला जो एक्टिविटी है दैट इज नॉट द responsibility of operations डिपार्टमेंट. ये उनके कंट्रोल में नहीं है. उनके कंट्रोल में कॉस्ट थी या रेवेन्यूज थे, तो उन्होंने उसको किस तरीके से कंट्रोल किया. तो हमने कहा कि हमारा ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स में अच्छा काम रहा मासवाए इन दो के, जिसमें हम लोगों ने ये कहा कि 270 की कॉस्ट ज्यादा थी और ये वाली कॉस्ट इतने से 61 से ज्यादा थी. अगर हम इसकी समरी देखते हैं तो आप ये देखें कि हमारे पास जो प्लानिंग बजट वेरिएंसेस थे वो ये दिए हुए थे, कि जिसमें हमने ये कहा जी कि ये 40 कम थी या ज्यादा थी, और ये वाले जो है वो इसी तरीके से ये वाले हमारे पास थे, कि हमने बजट को जब हमने एक्चुअल से कंपेयर किया तो हमारे ये फर्क आ रहे थे. हमने कहा 1202 का प्रॉफिट हमारा ज्यादा हुआ. अब ये 1202 का प्रॉफिट कैसे ज्यादा हुआ, तो हमने कहा जी 810 तो जो है वो रेवेन्यू ज्यादा होने से या एक्सपेंसेस कम या ज्यादा होने से हुआ, और 392 जो है वो एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हुआ. तो इसलिए हम लोगों ने ये कहा कि ये वाला जो फर्क है, दीज आर ड्यू टू change in activity. We didn't perform activities according to our budgeted. That's why we performed more. We sell more pizzas, that more revenue generated. We sell more pizzas, which generated more revenues, and on the other side more costs. But on the other hand we performed less deliveries, which saved our deliveries cost. That's why our profit was 392 more due to level of activity or volume of our business. On the other side, how effectively we have controlled our costs and revenues. So we did well in our revenue department because we have to sell 400, we have to earn sorry, हमने 680 जो है वो ज्यादा रेवेन्यू कमाया है एज कंपेयर्ड टू आर प्लान्ड रेवेन्यू. और अगर हम लोग इन दोनों को, और जब जो हम कॉस्ट की बात करें तो वो भी उसी तरीके से जैसे मैंने आपको फ्लेक्सिबल बजट में सारा एक्सप्लेन किया है. इफ वी sum these two figures, जैसे आप देखें 680 plus 680 because both are favorable, so this will be added. जैसे ऐसे ही है, प्लस जमा प्लस प्लस हो जाएगा, और माइनस और माइनस भी आपस में प्लस हो जाएगा अलजेब्रिक रूल के मुताबिक. तो 680 प्लस 540 मीन 1220 विच इज इक्वल टू प्लानिंग बजट वेरिएंस. तो आप समझ लें कि बेसिकली ये जो दो वेरिएंसेस हैं
planning budget, activity variance or spending and revenue variances, this that is the break up of our static budget variances. अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो उसी के बराबर आ जाएगा, that is static budget variance. So this is basically the explanation of static budget variance कि 1202 की जो इनकम में फर्क है वो क्यों है. तो हमने ये कहा कि 392 is due to change in activity and 810 is due to more revenues and more expenses and responsibility of the managers. और उनका ब्रेकअप किस तरीके से है, कॉस्ट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आ जाएगी. और अगले लेवल के ऊपर हम ये देखेंगे कि अच्छा भाई पिज़्ज़ा इंग्रेडिएंट्स की 273 की जो कॉस्ट ज्यादा आई है उसकी वजूहात क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस अनफेवरेबल वेरिएंस. इसको हम अगले लेवल के ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट इज द थर्ड लेवल ऑफ वेरिएंस एनालिसिस. वो हम लोग वेरिएंस एनालिसिस के टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. होप सो कि आप लोग ये सारी की सारी चीजें अंडरस्टैंड कर गए होंगे और आप इसको समझते होंगे. सर मैंने पूछना था, जो कमेंट्स होते हैं वो थोड़ा बता दें कि वो हम लोगों ने किस तरह करने हैं कमेंट्स. बेटे कमेंट्स ऐसे ही हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे मैंने ये कहा कि अभी आपको जो एग्जांपल में समझाया है कि भाई इसका प्रॉफिट, प्लान प्रॉफिट इतना था, एक्चुअल प्रॉफिट इतना हुआ, इतना कम है या इतना ज्यादा है. अगर वो ज्यादा है तो किस वजह से ज्यादा हो सकता है, और अगर ये कम है तो किस वजह से कम है. तो पहली स्टेज पे होता है जी कम है या ज्यादा है. इस सवाल का जवाब वेदर वी हैव अर्न्ड प्रॉफिट एज पर आवर बजट और नॉट, ये इसका सवाल है. तो उसके लिए तो हम पहली रिपोर्ट बनाते हैं जिसको हम लोग स्टैटिक बजट परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहते हैं. उससे हमें ये सवाल का जवाब मिलता है कि हमारा प्रॉफिट एज पर प्लान है या नहीं है. तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा भाई इतना फर्क है, अच्छा जी रेवेन्यू की वजह से कितना फर्क है और एक्सपेंसेस की वजह से कितना फर्क है, ये हम लोग उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम इसका अगले सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि व्हाई दिस इज डिफरेंस. फिर हम ये फर्क है क्यों. तो उसके लिए फिर हम लोग इसको जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. नंबर 1 हम एक्टिविटी वेरिएंस निकालते हैं और फिर नंबर 2 जो है वो हम लोग रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस निकालते हैं. तो इनको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना कि भाई एक्टिविटी वेरिएंस जो है वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट ज्यादा हो गई या रेवेन्यूज ज्यादा हो गए. तो उसमें जो मैनेजर्स हैं उनका कोई कमाल नहीं है, उनमें उनका जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं है. वो तो मार्केट का इम्पैक्ट है या सेल्स टीम का इम्पैक्ट है कि उन्होंने ज्यादा चीजें बेच ली हैं या ज्यादा बना ली हैं. और हम लोग दूसरी साइड के ऊपर अपने जो एम्प्लॉयज हैं प्रोडक्शन में हैं उनको उसके ऊपर क्वेश्चनेबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिविटी परफॉर्म की है तो कॉस्ट भी तो ज्यादा होगी उसके लिए. तो इसलिए हम लोग एक्टिविटी का पोर्शन अलग कर देते हैं. फिर हम लोग प्योरली देखते हैं कि जो मैनेजर्स के कंट्रोल में थी चीजें उनकी वजह से कॉस्ट ज्यादा कितनी हुई है, प्रॉफिट कितना ज्यादा या कम हुआ है, और वो प्रॉफिट में कॉस्ट का पोर्शन कितना है और रेवेन्यूज का पोर्शन कितना है. इस तरीके से हम लोग इस सारी स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं. अब देखिए बेटे, हमने ये कहा कि हमारा जो स्टैटिक बजट की रिपोर्ट थी वो ये बता रही थी कि हमने प्लान की थी 645 की इनकम, लेकिन हमने अर्न की है 1847 की इनकम. मीन हमारी इनकम जो है वो 1202 से फेवरेबल रही है. और ये जो फेवरेबल है ये इसका प्रोपोर्शन, इसका ब्रेकअप क्या है. तो हमने कहा कि ये फेवरेबल जो है वो 1220 के ये तो रेवेन्यूज की वजह से है, ठीक है जी. और ये जो फेवरेबल है ये वो 18 जो है वो अनफेवरेबल है, किसकी वजह से, टोटल एक्सपेंसेस की वजह से. अब ये जो 1202 की फेवरेबल इनकम है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस फेवरेबल इनकम. तो हमने उसके लिए फिर एक नेक्स्ट लेवल की रिपोर्ट बनाई, दैट इज फ्लेक्सिबल बजट रिपोर्ट. तो उसको हम लोगों ने भी उसी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि एक्टिविटी की वजह से अब उसी 202 को ब्रेक कर दिया हमने दो हिस्सों में. नंबर 1 इज एक्टिविटी लेवल वेरिएंस और नंबर 2 इज स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू वेरिएंसेस. फिर हम लोगों ने इसी को ही समराइज कर लिया है एक शीट के अंदर. हमने कहा कि ये जो प्लानिंग वेरिएंसेस थे दे वर ब्रेक अप इनटू 2 कैटेगरीज टू गिव द आंसर ऑफ व्हाई दिस इज डिफरेंस. हमने कहा कि वी हैव 1202 फेवरेबल इनकम,
तो व्हाई दिस इज फेवरेबल? तो इसका जवाब देने के लिए हमने कहा कि दैट इज द वन रीजन इज कि एक्टिविटी इज मोर। हमने जो पिज्जा प्लान किए थे उससे 40 पिज्जाज मोर सेल किए हैं, इसकी वजह से ये इनकम ज्यादा आई है और उसकी वजह से इतना रेवेन्यू ज्यादा हो गया और इन्हीं की वजह से इतनी इतनी कॉस्ट भी ज्यादा हो गई। तो हमने कहा जी जो एक्टिविटी की वजह से हमारी फर्क आया है इनकम में और कॉस्ट में, वो हम लोगों ने लिख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये कहा कि अच्छा भाई जो एक्टिविटी के अलावा जो रीजंस हैं वो क्या हैं? तो हमने कहा कि वो मैनेजर्स की अच्छा काम या बुरे काम की वजह से हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये कहा कि 810 जो है वो मैनेजर्स की वजह से हमारी इनकम जो है वो बढ़ी है या कम हुई है, या हमारे ऑपरेशंस की वजह से हमारी इनकम जो है वो बढ़ी है। उसमें से 680 सेल्स बढ़ने से बढ़ी है और 130 जो है वो कॉस्ट सेव होने से बढ़ी है। इसलिए मिल के टोटल इनकम जो है वो 810 बन गई है। तो मैं यहाँ पे ये समझाना ये चाह रहा हूं कि बेसिकली ये वाला जो कॉलम है जो हमने पहले लेवल का एनालिसिस किया था, जो सेकंड लेवल एनालिसिस होता है दैट इज द ब्रेक अप ऑफ फर्स्ट लेवल एनालिसिस। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर हमारा वही वाला फिगर्स आ जाएंगी जो हम लोगों ने शुरू में प्लानिंग बजट और स्टैटिक बजट वेरिएंसेस कैलकुलेट किए थे। तो बेसिकली ये वाला जो वेरिएंस है दैट इज ब्रोकन अप इनटू टू segments, that is volume and activity variance and revenue and spending variance। और इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा बोथ जो वेरिएंसेस है दैट शुड बी इक्वल टू प्लानिंग एंड स्टैटिक बजट वेरिएंस। ये कहने की बात समझाना चाह रहा हूं कि पहले लेवल पे हमें पता चलता है कि हमारी इनकम कितनी कम या ज्यादा है, और दूसरे लेवल पे हमें पता चलता है कि अच्छा उसकी रीजंस क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दैट डिफरेंस। तो हमने कहा उसमें से एक कॉज तो ये है जी कि हमारा वॉल्यूम एक्टिविटी कम या ज्यादा हुई है, उसका कितना फर्क है वो हम इस वेरिएंसेस में निकालते हैं। और दूसरा फर्क क्या है कि हमने अच्छा परफॉर्म किया है, हमारे ऑपरेशंस अच्छे रहे हैं या बुरे रहे हैं, उसका जो फर्क होता है उसको निकालने के लिए फिर हम लोग ये वेरिएंसेस निकालते हैं और उसकी वजह से हमने कहा जी ये फर्क आता है। और ये दोनों जो है वो मिल के ये बनता है कि हमारा प्लानिंग एंड स्टैटिक बजट वेरिएंस के बराबर बनता है। बस ये मैंने समझाने की कोशिश की।